गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तो बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है ना। चलो ठीक है, गैप तो हो गया पर फिर से शुरू करेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर छोड़ा था। आज हम जो है वो एंग्लो मैसूर वॉर की जो सीरीज थी उसके लास्ट युद्ध में आ गए। कौन से वाले में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, है ना। तो आपने देखा था कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, उस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त होने के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की क्या हुई? संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान जो था उस पर कई अपमानजनक शर्तें क्या करी गई? थोपी गई। ठीक है। तो आप लोगों ने जब ये वाला वॉर पढ़ा, कौन सा वॉर? आपने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कब से कब तक हुआ था? कब से कब तक हुआ? हाँ, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, 1790, ठीक है, 1790 से 1792 तक हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा था कि ये जो आपका मैसूर वाला क्षेत्र था, इस मैसूर वाले क्षेत्र के जो मैप है इसको उन्होंने बढ़िया रखा और अपने मन के क्षेत्र को क्या कर लिया था? बांट लिया था। जिसमें आपने देखा कि ये जो आपका उत्तरी वाला क्षेत्र था ये किसने ले लिया? मराठों ने। पूर्वी वाले क्षेत्र को आपने देखा तो ये हैदराबाद के निजाम को मिल गया। और आपने देखा कि दक्षिण वाला क्षेत्र जो है वो किसने ले लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि ये क्षेत्र जो है वो आपके मराठों के द्वारा, ये क्षेत्र जो है वो आपके निजाम के द्वारा, और ये क्षेत्र जो है वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले लिया गया। ठीक है। तो मैसूर प्रांत कितना बचा? बस छोटा सा। ठीक है। इस इतने छोटे से मैसूर प्रांत के बचने के कारण, मतलब इतने ही क्षेत्र में रहेगा। और शासक कौन रहेगा यहाँ का? यहाँ का शासक रहेगा टीपू सुल्तान। कौन रहेगा आपका? टीपू सुल्तान रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसके बाद जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद यहाँ पर इनने बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो मैसूर का ले लिया। इसके साथ ही साथ युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि ली। कितने? 3 करोड़। ठीक है। तो युद्ध का हार जाना टीपू सुल्तान को देना था कितना? 3 करोड़। अब 3 करोड़ उस समय में बहुत बड़ा अमाउंट होता था। इसके कारण टीपू सुल्तान की अर्थव्यवस्था, यानी मैसूर प्रांत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अधिक डिक्लाइन हो गई, बहुत अधिक कमजोर हो गई। ठीक है। टीपू सुल्तान के पास उस समय राजकोष में पैसे कम थे और उन्होंने कितने रुपए दिए? आपके 1.5 करोड़ रुपए दिए। ठीक है। और 1.5 करोड़ जो है वो बाद में देने का क्या दिया? वादा किया कि आगामी आने वाले समय में मैं 1.5 करोड़ रुपए की राशि और चुका दूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने कहा कि नदी नहीं, यदि आप ये 1.5 करोड़ रुपए और नहीं चुका रहे हैं तो आपके 2 बेटों को मैं क्या करूंगा? बंदी बनाऊंगा। तो इनके 2 बेटे जो हैं वो अंग्रेज लोग उन्होंने क्या कर लिए? बंधक बना लिए। जिसमें इनके बेटे का नाम था मुइजुद्दीन और अब्दुल खालिद। ठीक है। इन दोनों को जो है वो अंग्रेज क्या कर लिए? बंदी बना लिए। कालांतर में थोड़ा समय बीता तो 1792, कब से? 1792, जब आपके श्रीरंगपट्टनम की क्या हो जाएगी? संधि। इसके बाद से लेकर आपके 1799। ठीक है। तो कितने साल का समय हुआ? 7 साल। ठीक है। तो ये जो आपके 7 इयर्स का समय है, इस 7 इयर्स के समय में टीपू सुल्तान ने इतने से ही मैसूर क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग अर्जित किया, अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, अपने आप को सैन्य क्षमता के रूप में मजबूत किया, ये सब काम किया। और साथ ही ये जो 1.5 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी, इस राशि को उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? चुकाया। और अपने दोनों बेटे जो उन्होंने क्या रखे थे? बंधक बनाए थे, उनको वापस ले लिया। ठीक है। तो इतना काम कितने साल में किया टीपू सुल्तान ने? 7 साल में। ठीक है। अच्छा, ये जो संधि थी ये इतनी अपमानजनक इसीलिए लगी टीपू सुल्तान को क्योंकि इसके पहले के जो 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये जो 3 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे
इन 3 एंग्लो मैसूर वॉर में होता ये था कि जो आपके हारे हुए प्रदेश होते थे या जीते हुए प्रदेश होते थे वो वापस एक दूसरे को मिल जाते थे। पर तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में आपके हारे हुए प्रदेश टीपू सुल्तान को वापस नहीं मिले और युद्ध का हर्जाना भी बहुत अधिक वसूला गया। साथ ही साथ साथ कि उनको भरोसा ये भी नहीं था कि ये इसके बच्चे को क्या कर लेगा, छुड़ा लेगा, तो इसने इनके बच्चों को भी क्या बनाया, बंधक बनाया। तो टीपू सुल्तान को ये सारी जो क्रियाविधि थी ये अच्छी नहीं लगी और उसे काफी अपमान क्या हुआ, महसूस हुआ। इस अपमान का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान ने अपने आप को बहुत तीव्रता के साथ मजबूत करना क्या किया, शुरू किया। ठीक है, और बहुत तीव्रता के साथ जब वो अपने आप को मजबूत करना शुरू करेगा तो उसको पता था कि इस मैसूर प्रांत के आसपास ये जो आपके स्थानीय शासक है, चाहे मराठे हों, चाहे आपके निजाम हो, है ना, और चाहे आपके स्थानीय यहाँ के वाडियार वंश के भी शासक हों, तो ये सब जो है वो उसको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं प्रदान करेंगे। ठीक है, तो स्थानीय शासकों से किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद टीपू सुल्तान को नहीं थी। ठीक है, तो अब टीपू सुल्तान को जब यहाँ के स्थानीय शासकों से किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद नहीं है तो वो किसकी दिशा में आगे बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का क्या करेगा, प्रयास। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो आपका भारत है, यहाँ पर जो महाद्वीप है वो है आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, यूरोप। और यूरोप महाद्वीप में आप देखेंगे कि एक देश जो है वो आपका क्या है, फ्रांस है। ठीक है, दूसरा देश जो है यहाँ पर आपके क्या है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, और इसके अलावा आपके कौन सा देश है, आपका जर्मनी। तो ये कुछ यहाँ यूरोप महाद्वीप के प्रमुख प्रमुख देश हैं। और जब आपके 1792 से 1799 के बीच में टीपू सुल्तान यहाँ पर काम कर रहा है, कहाँ पर, मैसूर रियासत वाले क्षेत्र में, तो इस यूरोप महाद्वीप में क्या चल रहा है, इस यूरोप महाद्वीप में एक व्यक्ति जिसका नाम है नेपोलियन। क्या नाम है आपका, नेपोलियन। तो ये नेपोलियन नामक जो शासक है वो अपने आप को मजबूत बना रहा, क्या कर रहा है, आपका मजबूत बना रहा है। और यही नेपोलियन जो है इसने यहाँ के बहुत सारे देशों को क्या कर लिया, जीत लिया और जीत करके अपना क्या किया, राज्य विस्तार किया। इस नेपोलियन ने इस यूरोप महाद्वीप में कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड सिस्टम, ठीक है, महाद्वीपीय नाकाबंदी नामक संस्था, मतलब जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया। और यूरोप महाद्वीप में जैसे जैसे अपने देशों को विजिट करते गया, उन देशों को विजय के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरा यूरोप महाद्वीप है वहां पर आवाजाही बंद कर दी। और आवाजाही बंद कर दी कि आप ना तो यहाँ व्यापार करेंगे और ना ही आप यहाँ क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। किसने करवाया ये सब काम, नेपोलियन ने। और नेपोलियन लगभग आपका आधा यूरोप महाद्वीप से भी ज्यादा क्या हो चुका था, जीत चुका था। अब इस नेपोलियन जो है इसने सोचा कि यहाँ पर जो आपका अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप के एक क्षेत्र कहां पर, मिस्र। कौन सा क्षेत्र है आपका, मिस्र। इजिप्ट सब जानते हैं। ठीक है, अभी हालिया करंट में न्यूज चल रही है, कहाँ संघर्ष चल रहा है, इजराइल में, है ना। तो इजराइल में आप लोग वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, है ना, और आपका क्या पैलेस्टीन, है ना, ये सब चीजों को आप चर्चा में देख रहे होंगे। तो वहीं से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक देश है क्या आपका, मिस्र। और यूरोप से आपके अगर भारत आना है तो कहाँ होकर आ सकते हैं, मिस्र होकर आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला कि अब नेपोलियन जो है वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो शासन स्थापित है उसको भी अलग करना चाहता है। यानी वो चाहता है कि वो भारत से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दे, समाप्त कर दे। तो ये जो नेपोलियन है इसने ये योजना बनाई कि क्यों ना मैं ये मिस्र वाले क्षेत्र पर क्या करूं, अपना सैन्य बेस तैयार कर लूं। तो इसने मिस्र में जो है वो अपना सेना को भेजना लगातार यहाँ पर क्या किया, शुरू किया। और यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस क्या करेगा, वो तैयार करेगा। और इसके बाद फिर वो यहाँ से कहाँ आएगा, आपके भारत आएगा। और भारत में भी वो किसका उन्मूलन करना चाहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन करना चाहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भारत में ये वाले क्षेत्र में, मैसूर वाले क्षेत्र में टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र और रणनीति बना रहा है, उसी समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोप महाद्वीप में नेपोलियन भी भारत में निवास कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या बना रहा है, रणनीति बना रहा है। ठीक है, उसकी भी इच्छा है कि वो क्या कर सके, भारत आ सके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से हटा सके।
ये किसकी इच्छा है आपके? नेपोलियन की। तो अब एक बात बताओ, टीपू सुल्तान और नेपोलियन दोनों का विरोधी कौन हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी दोनों के विरोधी क्या है? कॉमन है। तो क्या ये दोनों एक साथ हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपका टीपू सुल्तान है, ये किससे सहयोग लेगा? ये सहयोग लेगा नेपोलियन से। और इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेपोलियन से क्या कर लिया? हाथ मिला लिया। और नेपोलियन को इसने पत्र वत्र लिखा कि प्री नेपोलियन भाई, ऐसा वैसा, है ना। आप लोगों को पता है ना कि टीपू सुल्तान जो है वो काफी अच्छा भाषाविद था। उसको कई सारी भाषाओं का क्या था? ज्ञान था। उसने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख रखी थी। और नेपोलियन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। तो उसने फ्रेंच लैंग्वेज में बढ़िया उसको लेटर लिखा और बताया कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा ऐसा कार्य कर रही है, क्या आप मेरा सहयोग करेंगे? नेपोलियन ने बोला बिल्कुल, यस यस यस, है ना। और इस तरीके से दोनों के बीच में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है कि हम दोनों मिलकर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से खात्मा करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला जो टाइम है 1792 से 1799 तक का, इस टाइम में हमने दो चीजों को जोड़ा है, एक इंडिया में क्या चल रहा है और एक यूरोप में क्या चल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो आपका टीपू सुल्तान नाराज है, कौन नाराज है आपका? टीपू सुल्तान। इस टीपू सुल्तान की क्षमताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमने टीपू सुल्तान के बारे में, उसकी योग्यताओं के बारे में, उसके कार्यों के बारे में बेसिकली एक अलग आपकी क्लास थी, उसमें हमने सारी चर्चा की थी। फिर हम ये देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो है इसे शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। और टीपू सुल्तान जो है इसने साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहुत अधिक योगदान दिया है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संरक्षण करता भी था। इवन आप देखेंगे कि यही टीपू सुल्तान जो है उसने भारत में सबसे पहले रॉकेट तकनीक का उपयोग करने के बारे में सोचा। इसीलिए टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट तकनीक का प्रथम खोजकर्ता भी कहा जाता है। अगर आपने इसे रॉकेट तकनीक का प्रथम खोजकर्ता कहा है तो इसके बारे में पता भी तो चलना चाहिए कि कैसे उसको पहला खोजकर्ता कह रहे हो। तो इसने अपना जो मिलिट्री मैनुअल बनाया था, इस मिलिट्री मैनुअल में इसने रॉकेट के संचालन की क्या की थी? व्याख्या की थी कि किस तरीके से रॉकेट का क्या किया जाना चाहिए? संचालन किया जाना चाहिए। तो भारत में रॉकेट तकनीक को पहली बार इंट्रोड्यूस कराने का काम किस व्यक्ति ने किया? टीपू सुल्तान ने। किस वंश का शासक था? मैसूर रियासत का शासक था। ठीक है, या मैसूर प्रांत का क्या था? ये शासक था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में बाकी कुछ चीज हमने जान ली, आज कुछ और चीजें जान ली। एक और बात कि आपने देखा था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, कौन सी मैसूर वॉर? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कब से कब तक चला था? 1790 से 1792 तक। और इसके बाद क्या हुई थी आपके? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद 3 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना, उसके साथ साथ अपने बहुत से अधिकांश यानी 75% जो लैंड टेरिटोरियल रीजन था इसको खो देने के बाद जो टीपू सुल्तान था वो आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अब बहुत अधिक समय तक मैसूर को वो स्वतंत्र नहीं रख सकता था। इसीलिए उसने कई रणनीतियां बनाई और कई कूटनीतियां बनाई। किसने? आपके टीपू सुल्तान ने। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से उसने रणनीतियां तैयार कर ली। कितने साल में? 7 साल। ठीक है, और 1799 में फिर क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो आपके 1799 में होगा। ठीक है, कब से कब तक? तो आप देखेंगे सिर्फ 2 महीने के भीतर, अप्रैल से लेकर मई तक। ठीक है, सिर्फ 2 महीने के भीतर युद्ध होना है, अप्रैल और मई। ठीक है, तो सिर्फ 2 महीने के भीतर युद्ध होगा और इसमें भी आपके सिर्फ 2 युद्ध होंगे। क्या होंगे आपके? 2 युद्ध होंगे। और टीपू सुल्तान की जो रणनीति थी वो एक्चुअल में पूरी तरीके से फेल हो जाती है। इसीलिए टीपू सुल्तान इस युद्ध में क्या हो जाएगा? मारा जाएगा और वीर गति को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। ठीक है, क्लियर। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? अप्रैल 1799 से मई 1799 तक। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता था आर्थर वेलेजली। कौन था? ठीक है, दूसरा जो था वो था आपका हैरिस और तीसरा जो था वो था आपका स्टुअर्ट। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करने वाले जो लोग रहेंगे वो रहेगा आपका हैरिस और स्टुअर्ट। और इन दोनों को जो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा उसका नाम है आर्थर वेलेजली। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर? ठीक, तो युद्धकर्ता में कमांडर इन चीफ के पद पर 2 लोग हैं। कौन? हैरिस और स्टुअर्ट।
जबकि मैसूर प्रांत से कमांडर इन चीफ के पद पर कौन है आपका? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान का सहयोग करने के लिए कौन है? उसके 2 बेटे, ठीक है, उसके 2 पुत्र हैं। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में किसके किसके बीच? तो आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वर्सेस आपके टीपू सुल्तान, ठीक है। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई रणनीति बनाएगी? हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रणनीति बनाएगी और इसके अंतर्गत वो मराठे और हैदराबाद के निजाम को पुनः अपने साथ ले लेगी। तो आप देखेंगे कि एक तरफ कौन रहेगा आपका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लस कौन रहेगा आपका? मराठे, ठीक है, और प्लस कौन रहेगा आपका? निजाम, ठीक है। और वर्सेस दूसरे साइड में कौन है आपका? टीपू सुल्तान है, ठीक है, ये टीपू सुल्तान है और उसके क्या हैं? 2 पुत्र हैं, ठीक है। इसके बाद इस टीपू सुल्तान को क्या चाहिए था आपका? अंतरराष्ट्रीय सहयोग। क्या चाहिए था आपका? अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो इसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग में पहला तो किससे सहयोग प्राप्त किया? नेपोलियन से। इसके अलावा कई विभिन्न देशों में इसने अपने राजदूत और दूत मंडल भेजे थे और उनको भी पत्राचार किया था कि आप लोग जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यदि मेरे ऊपर आक्रमण करेगी तो आप लोग सभी हमें क्या करना? सहयोग करना। पर ये जो आक्रमण है इतना कोइंसिडेंटली होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं या देश हैं वे टीपू को सुल्तान का सहयोग करने पहुंच ही नहीं पाएंगे और उसी दौरान युद्ध में क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान की लगातार 2 पराजय होंगी और टीपू सुल्तान मारा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान किसके सहयोग से लड़ रहा था? तो आंसर है अंतरराष्ट्रीय सहयोग से लड़ रहा था। लेकिन क्या उसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हुआ? नहीं हो पाया। टीपू सुल्तान अकेला पड़ जाएगा, इसीलिए इस युद्ध में उसकी क्या हो जाएगी? पराजय। क्लियर है? कौन की? आपके टीपू सुल्तान, ठीक है। तो अब इस युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसी भी युद्ध को डिस्कस करने से पहले आपने ये देखा है कि हम उस युद्ध के पीछे के कारणों को जान लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका 4th एंग्लो मैसूर वॉर है उसका सबसे प्रमुख कारण था श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि। और इस अपमानजनक संधि में क्या हुआ भाई? उसके पुत्रों को 1.5 करोड़ रुपए के एवज में क्या बनाया गया? बंधक बनाया गया। दूसरी बात कि इस बार जो विजित और पराजित क्षेत्र थे या हारे हुए क्षेत्र थे इनकी कोई अदला बदली नहीं हुई थी। इस बार उनने बढ़िया मैसूर का नक्शा रखा और उसमें से जो जो क्षेत्र उनको मन मन के लगे, उत्तरी क्षेत्र मराठों ने ले लिया, पूर्वी क्षेत्र निजाम ने ले लिया, दक्षिणी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। तो इस प्रकार से मैसूर रियासत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो आपके तीनों लोगों ने क्या कर लिया? बांट लिया और इतना ही क्षेत्र क्या हुआ? मैसूर रियासत के पास बचा, ठीक है। तो ये भी एक अपमानजनक बात थी, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि पहला कारण बनी। इस अपमान का बदला टीपू सुल्तान ने लेना चाहा, ठीक है। दूसरी बात, इस अपमान में एक और चीज क्या हुआ था कि 1.5 करोड़ रुपए ना चुकाए जाने पर उसके दोनों पुत्रों को अंग्रेजों ने क्या बनाया था? बंधक बनाकर रखा, ठीक है। तीसरा कारण आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो है वो क्या कर रहा था? अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर रहा था, यानी इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों के साथ संधि कर रहा था, पत्राचार कर रहा था, अपने राजदूत और आपके दूत मंडल भेज रहा था। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर रहा था कौन? टीपू सुल्तान। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने की भनक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पड़ गई कि टीपू सुल्तान जो है वो स्थानीय शासकों से सहयोग नहीं ले रहा है बल्कि अंतरराष्ट्रीय शासकों से सहयोग लेकर हमारे खिलाफ क्या कर रहा है? षड्यंत्र कर रहा है। तो इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे षड्यंत्र माना और बोले कि तुम हमारे खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करोगे। जैसे ही उनको ये खबर लगती है कि टीपू सुल्तान ये काम कर रहा है, आप लोगों ने जितने भी एंग्लो मैसूर वॉर पढ़े उन मैसूर वॉर में आपने ये चीज जरूर पढ़ी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान का क्या कर रही थी? सहयोग कर रही थी, ठीक है। तो एक और कारण ये बना कि जब आपके 3rd एंग्लो मैसूर वॉर क्या हुआ? समाप्त हुआ, तो टीपू सुल्तान ने पुनः फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से अपनी आर्मी को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों की टेक्निक्स कैसी थी? उम्दा थी, अच्छी टेक्निक थी, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की जो है सहयोग के माध्यम से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इसने अपनी सेना को पुनः क्या कर लिया? संगठित कर लिया। तो मतलब अंग्रेज कहेंगे कि फिर से तुम युद्ध करना चाहते हो, तब तो तुम अपनी सेना को क्या कर रहे हो? पुनर्गठित कर रहे हो। जबकि हमने तो सेना के पुनर्गठन के लिए तुमको क्या कर दिया था? मना कर दिया था। परंतु तुमने पुनः गुप्त रूप से फ्रांसीसियों के सहयोग से अपनी सेना को क्या कर लिया है? पुनः संगठित कर लिया है, ठीक है। तो अंग्रेज इस बात से क्या हो जाएंगे? नाराज।
ठीक है। और आप देखेंगे कि यह भी एक क्या बनेगा कारण कि टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का क्या कर लिया, फ्रांसीसी तर्ज पर पुनर्गठन कर लिया। ठीक है, तो ये कारण हुआ। और आपने देखा था कि सबसे मुख्य कारण क्या था आपका, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो हमने आपके बहुत बार अभी डिस्कस कर ली है कि क्या क्या चीजें हुई थी। तो ये अपमानजनक संधि। इसके बाद आपने जो पॉइंट पढ़ा क्या, कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में टीपू सुल्तान ने क्या क्या काम किए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहला काम जो टीपू सुल्तान ने किया था वो किया था जैकोबिन क्लब की स्थापना। किसकी स्थापना, हाँ, इस जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने 1794 में करी। 1792 में युद्ध समाप्त हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और 1794 2 साल बाद इसने क्या कर लिया, जैकोबिन क्लब की स्थापना कर ली। अब ये जो जैकोबिन क्लब था ये फ्रांस का एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि फ्रांस में आपके राजतंत्र यानी मोनार्की को समाप्त करके क्या लाने वाला था, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र लाने की दिशा में वहां पर अपनी मांग उठाए हुए बैठा था। इसी की तर्ज पर इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, जैकोबिन क्लब की स्थापना करी। और यहाँ पर इनका मोटिव क्या था कि यहाँ पर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करेंगे, अंत करेंगे, और इसके स्थान पर भारतीय शासकों की सत्ता क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। तो इस उद्देश्य से इन्होंने क्या करा, जैकोबिन क्लब की स्थापना यहाँ पर भी कर दी। जैसा वहां पर क्रांतिकारी संगठन, वहां वैसे ही भारत में भी इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इवन इन्होंने उस जैकोबिन क्लब की खुद भी क्या कर ली, सदस्यता भी ले ली, और खुद को नागरिक टीपू कहलाने लगा। ठीक है, कौन आपका, टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि आप कोई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप उनके खिलाफ बनाएं। ठीक है, जबकि टीपू सुल्तान ने ये काम किया। इवन इस जैकोबिन क्लब की सदस्यता उसने फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर्स को भी दे दी। ठीक है, कि आप जो है इसके मोटिव्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल, अन्य सारी चीजों को भी क्या कर दें, हमें एक्सप्लेन कर दें। तो आप देखेंगे कि इस जो संस्था है, टीपू ने फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर्स को क्या कर दिया, जैकोबिन क्लब की स्थापना में सहयोग दे दिया, खुद भी सदस्यता क्या कर ली, हासिल कर ली, और इसके बाद खुद को क्या कहने लगा, नागरिक टीपू कहने लगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है उसने आपके श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर प्रांत की राजधानी थी, यहाँ पर ट्री ऑफ लिबर्टी, क्या है आपका, ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के वृक्ष की भी स्थापना कराई। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ये नहीं जान रही है कि टीपू सुल्तान किससे स्वतंत्रता चाहता है ना, किस स्वतंत्रता की बात टीपू सुल्तान क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो इसने स्वतंत्रता के वृक्ष की क्या करी, स्थापना करी। और ये भारत को किससे स्वतंत्र करवाना चाह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों से। ठीक है, तो जब इस स्वतंत्रता के वृक्ष की इसने क्या कर दी, स्थापना कर, यह बात भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आई। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी कार्य हैं, किसके द्वारा किए जा रहे हैं, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो टीपू सुल्तान है इसने 99 फ्रांसीसियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए क्या कर दिया, सार्वजनिक रूप से उनको सम्मानित कर दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमें तो सम्मानित किया नहीं कभी, और किसको सम्मानित कर रहा है, फ्रांसीसियों को सम्मानित कर रहा है। तो ये बात भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आई। ठीक है, क्लियर। तो आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में पहला काम जैकोबिन क्लब की स्थापना, दूसरा इसने क्या कर दिया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगा दिया, खुद जैकोबिन क्लब का क्या बन गया, मेंबर बन गया। और जैकोबिन क्लब क्या है, क्रांतिकारी संगठन है। चौथा काम ये भाई साहब क्या कर दिए, फ्रांसीसियों को सार्वजनिक रूप से क्या कर दिए, सम्मानित। क्यों सम्मानित कर रहा है भाई, क्योंकि इसकी सेना के पुनर्गठन में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, सहयोग दे रहे, और फ्रांसीसी तर्ज पर उसकी सेना का आधुनिकीकरण कर रही है। ठीक है, तो इनको सहयोग प्राप्त किया था इसलिए इनको सम्मानित कर दिया, किसने, टीपू सुल्तान ने। और ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, इसके अलावा टीपू सुल्तान जो है इसने और अन्य चीजें करी, जिसमें हमने अभी किसकी बात करी थी, नेपोलियन की, किसकी बात करी थी, नेपोलियन। तो नेपोलियन कहाँ का शासक था, फ्रांस का। ठीक है, तो इसने नेपोलियन को क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक है,
और नेपोलियन जो है उसने टीपू को क्या कर दिया, सहयोग प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान कर दी कि ठीक है, जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तुम युद्ध लड़ोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं अपनी सेनाएं लेकर आ जाऊंगा। तो इसके लिए क्या नेपोलियन ने कोई प्रयास किया, किया ना, किया। क्या प्रयास किया उसने, मिस्र वाले क्षेत्र पर क्या बनाया था, सैन्य बेस बनाया था। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन जो है इसको सहयोगी बनाने के लिए किसने सोचा था, टीपू सुल्तान ने, और उसने सहयोगी बना भी लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम नेपोलियन के बारे में देखेंगे कि नेपोलियन जो है, जब भारत में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, कब, 1792 से लेकर 1799 तक। ठीक है, तो उस दौरान जो है 1792 से 1799 के मध्य, कहां पर, यूरोप में, किस पर आपके संघर्ष चल रहा था, जर्मन स्टेट और इटालियन स्टेट पर। किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, और इसी ऑस्ट्रिया पर नेपोलियन ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जब ऑस्ट्रिया को क्या कर लिया, विजित कर लिया, तो फ्रांस में इसकी क्या हो गई, ख्याति बढ़ गई, किसकी, नेपोलियन की। और आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया पर जब इसने विजय प्राप्त किया, तो हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में क्या हुई, एक संधि हुई, किसकी, कैंपो फॉर्मियो की संधि हुई। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि कमांडर इन चीफ के रूप में नेपोलियन ने अपनी योग्यता का परिचय दिया था। ठीक है, और जब नेपोलियन ने अपनी योग्यता को साबित कर दिया, तो फ्रांस से इसको काफी क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। अब आपको पता है ना कि वही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो क्या कर रही थी, टीपू सुल्तान को सहयोग कर रही थी। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो, यहाँ यूरोप है, ये क्या है आपका यूरोप, यहाँ क्या है आपका अफ्रीका, और यहाँ क्या है आपका भारत। तो भाई यही फ्रांस को तो कहाँ आना है, भारत आना है। ठीक है, तो अब ये जो है, यही फ्रांस का कौन आएगा, कमांडर इन चीफ बन के कौन आएगा, नेपोलियन। ठीक है, किसको सहयोग करने के लिए, टीपू सुल्तान को सहयोग करने के लिए। आने के लिए बीच में क्या पड़ता है, अफ्रीका। तो इसने सोचा कि भाई आने का जो रास्ता है उस पर कुछ तो तैयार करना पड़ेगा, क्या, सैन्य बेस। और सैन्य बेस तैयार करेंगे तब तो यहाँ से आर्टिलरी, गन, युद्ध शस्त्रागार, अस्त्रागार पूरे की आपूर्ति आसानी से कहाँ पर हो पाएगी, साउथ इंडिया वाले रीजन में, यानी मैसूर प्रांत तक हम आसानी से क्या कर पाएंगे, ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसने इजिप्ट वाले क्षेत्र पर सैन्य बेस बनाने की क्या करी, रणनीति अपनाई। और उसने ये कूटनीति अपनाई कि इजिप्ट वाले क्षेत्र पर वो क्या बनाने लगा, सैन्य बेस बनाने लगा। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने जो है इसका क्या मांगा, सहयोग मांगा। क्यों, क्योंकि टीपू सुल्तान का ऑलरेडी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, सहयोगी है। और अब वो कमांडर इन चीफ के रूप में किसको बुलाना चाहती है, नेपोलियन को। ठीक है, अब नेपोलियन वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगा, युद्ध करवाना चाह रहा है, कौन, टीपू। और टीपू किसका सहयोग करेगा, नेपोलियन का सहयोग करेगा। यहां तक की बात है क्लियर। अब यहां पर ये बात कि अब नेपोलियन ने जब टीपू सुल्तान के पत्राचार का, उसके ऑफिशियल लेटर्स का जवाब दिया, बोला ठीक है हम आपको सहयोग करेंगे, तो नेपोलियन एक कूटनीति अपनाया। और इसके अंतर्गत मई 1798 में नेपोलियन ने मिस्र यानी इजिप्ट में, अफ्रीका महाद्वीप में अपना क्या किया, सैन्य अभियान की शुरुआत की। ठीक है, और यहां पर उसने अपना सैन्य बेस बनाकर नेपोलियन कहां पर आ सकेगा, भारत में आ सकेगा। ठीक है, और चूंकि नेपोलियन भी क्या था, ब्रिटिश विरोधी था, इसीलिए टीपू सुल्तान ने उसको अपनी क्या बना लिया, सहयोगी बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि ये चीज हुई। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टीपू सुल्तान है, इसने अरब देश के जो राष्ट्रपति या शासक है वहां, फिर आप देखेंगे यहाँ कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, काबुल, जामन शाह, मॉरिशस, इन सभी देशों में अपने क्या भेजे, दूत मंडल। ठीक है, दूत मंडल भेजे, राजदूत भेजे, और लगातार जो है वो इनसे क्या करता रहा, पत्राचार। और पत्राचार करके इनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या मांगता रहा, सहयोग मांगता रहा। कौन, आपका टीपू सुल्तान। तो आप देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान का पूरा काम क्या है, इंटरनेशनल अलायंस का। किसका है, इंटरनेशनल अलायंस। यानी टीपू सुल्तान पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आश्रित हो गया। यही टीपू की एक बड़ी गलती साबित हुई, किसमें, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हार की। क्यों, क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय देश है ये भारत से काफी दूरी पर स्थित हैं, और उस समय में यातायात, संचार या परिवहन के माध्यम इतने सशक्त नहीं थे कि बहुत जल्दी जो है वो अपनी सेनाओं को लेकर कहां पर आ जाए, युद्ध स्थल पर पहुंच जाए।
और आपने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने आप को भारत में इतना अधिक मजबूत बना सकी थी, उसने तुरंत ही टीपू सुल्तान पर लगातार 2-2 युद्ध करे और उसको पूर्णतः क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, ये जो टीपू सुल्तान के इतने सारे काम हुए, क्या क्या काम किए टीपू सुल्तान ने, बताएं? सबसे पहला काम क्या कर लिया, जैकोबिन क्लब की क्या कर ली, स्थापना। ये जैकोबिन क्लब क्या है, एक क्रांतिकारी संगठन, ठीक है। तो ये जो है इसी की तर्ज पर भारत में भी एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। खुद इसकी क्या कर लिया, सदस्यता ग्रहण। टीपू सुल्तान खुद को नागरिक टीपू कहलाने लगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर दिया, स्वतंत्रता के वृक्ष लगवा दिया। और वो बताना चाह रहा था, इसको इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि हम जो है वो किसी भी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को क्या करवा लेंगे, स्वतंत्र करवा लेंगे, ठीक है। तीसरा काम इसने क्या किया, इसने 99 फ्रांसीसियों को क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी बात क्या लगी, बुरी लगी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, उनको कैसे सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, नेपोलियन का सहयोग प्राप्त किया। तो क्या नेपोलियन एग्री हो गया था? हाँ, नेपोलियन जो है इसका सहयोग करने के लिए आने वाला था और कमांडर इन चीफ का पद पद पे था वो कौन, नेपोलियन। तो अब आने वाला है नेपोलियन। इसके अलावा इसने क्या किया, है ना, अरब, अफगानिस्तान, ठीक है, फिर आपके कुस्तुनतुनिया, काबुल, मॉरिशस, तो अन्य सभी देशों से भी क्या करे, अपने राजदूत भेजे, दूत मंडल भेजे और इनसे भी क्या किया, सहयोग प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो टीपू सुल्तान के पास ये सारे लोग जो हैं, ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर के सहयोगी। कैसे सहयोगी हैं आपके, अंतरराष्ट्रीय स्तर के। और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के सहयोगी हैं, तो भारत में जब आपके मैसूर वाले प्रांत पर यहाँ पर युद्ध होगा, तो आप देखेंगे स्टुअर्ट और मैरिस, कौन है, स्टुअर्ट और मैरिस, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य कमांडर थे। इन्होंने लगातार 2 युद्धों में टीपू सुल्तान को पराजित किया। टीपू सुल्तान जो है वो भाग कर राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले में जाकर शरण लेगा और श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो है वो गोलियां उसको लग जाएंगी और वहीं युद्ध स्थल पे वह वीर गति को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, ठीक है। क्या टीपू सुल्तान को युद्ध होने से पहले अंग्रेजों ने कोई लालच दिया था? आंसर है हाँ। टीपू सुल्तान को वेलेज अली ने कहा कि आप भी सहायक संधि प्रथा पर क्या कर दीजिए, हस्ताक्षर कर लीजिए। लेकिन टीपू सुल्तान इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था कि इसने बोला कि मैं सहायक संधि प्रथा को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और इसने सहायक संधि प्रथा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए। इसीलिए इस पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। तो युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि प्रथा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यहां तक की बात क्लियर, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीजें युद्ध के कारणों में। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि युद्ध के कारणों में तो हमने टीपू की रणनीति जान ली, अब ब्रिटिशर्स की रणनीति जान लेते हैं। किसकी रणनीति, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो आप देखेंगे कि मई 1798 में लॉर्ड वेलेज अली, कौन है आपका, लॉर्ड वेलेज अली, ये भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आया, ठीक है। और इसने टीपू सुल्तान को क्या कहा कि वो सहायक संधि प्रथा पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, स्थानीय शासकों का सहयोग लेगी। और आपको पता है कि स्थानीय शासकों में कौन है, यहाँ मैसूर है, यहाँ मराठे हैं और यहाँ हैदराबाद का निजाम है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ मराठे और ये निजाम, इनसे सहयोग लेने की बात करेगा कौन, टीपू सुल्तान, सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो इनसे क्या लेगा, सहयोग। अब इन दोनों को अपने पक्ष में ले लिया और क्या शर्त तय हुई, शर्त ये तय हुई कि अब जो मैसूर प्रांत पूरा जीतेंगे, इससे होने वाली विजय का जो लाभ है वो तीनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। क्या किया जाएगा, तीनों में बराबर बराबर हिस्सा बांटा जाएगा। और मराठों के साथ एक शर्त यह मंजूर की गई कि आधा मैसूर मराठों को मिलेगा और आधा मैसूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा, ठीक है। हैदराबाद को क्यों नहीं, क्योंकि हैदराबाद का निजाम पहले ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुका था। तो इसको बोले कि तुम्हें हमें लगेगा तो हम कुछ क्षेत्र दे देंगे,
अन्यथा तुमको तो हमारी सेना तुम पहले ही से रखे हो। आपको पता है सहायक संधि प्रथा क्या थी? इसके अंतर्गत बफर स्टेट के रूप में निर्माण करते थे, तो बफर स्टेट के रूप में निर्माण हो चुका था। दूसरी बात कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस शासक के खर्चे पर ही अपनी क्या रखवाती थी? सेना रखवाती थी। तो हैदराबाद के निजाम से बोले कि तुमसे तो अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुमको तो हमने सहायक संधि प्रथा पहले से एक्सेप्ट करवाई है, तो तुम अपनी सेना लेके हमारे साथ चलो, ठीक है। और मराठों को तो अपने पक्ष में कर लिया। मराठों को क्या लालच दिया कि आधा मैसूर तुम्हें देंगे और आधा मैसूर हम रखेंगे, और युद्ध में जितना भी लाभ होगा उसको तीनों लोग आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो ये जो रणनीति तय करी, ये किसने तय करी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजों ने निजाम और किसको? मराठों, ठीक है, क्या कहा कि 3 बराबर बराबर भागों में हम क्या करेंगे? लाभ बांटेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका युद्ध होगा। क्या होगा? आपका युद्ध, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैसूर के जो विजित प्रदेश होगा उसको आधा आधा बांटने की बात हुई, किसको? मराठों को, ठीक है। हैदराबाद के निजाम जो है वो सहायक संधि प्रथा पर पहले से ही क्या कर चुके थे? हस्ताक्षर। तो इनको तो अपनी सेना क्या करनी पड़ेगी? देनी ही पड़ेगी। अब आप देखेंगे कि अप्रैल 1799, क्या है आपका? अप्रैल 1799, तो मराठे पहले सहयोगी और दूसरा कौन है? आपके निजाम। इन दोनों के सहयोग से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर आक्रमण किया? मैसूर पर आक्रमण किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 2 कमांडर है, स्टुअर्ट और हैरिस। तो स्टुअर्ट और हैरिस ने 2 जगह युद्ध करे। आप देखेंगे कि स्टुअर्ट ने टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया, और टीपू को उन्होंने सदापीर नामक जगह पर जो युद्ध हुआ, इसे सदापीर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सदापीर के युद्ध। इधर पर टीपू सुल्तान को पहली बार पराजित कर दिया, किसने? स्टुअर्ट ने। और दूसरा सैन्य कमांडर जो था वो था हैरिस। कौन था आपका? हैरिस। इसने टीपू को मलावली के युद्ध में, कहां पर? ठीक है। तो 2 युद्ध हुए आपके, सदापीर का युद्ध और मलावली का युद्ध। इन दोनों युद्ध पर टीपू सुल्तान लगातार क्या हो गया? पराजित हो गया। इसके बाद टीपू सुल्तान भागा, और भागकर कहां चला गया? श्रीरंगपट्टनम के किले में। श्रीरंगपट्टनम के किले में जाकर क्या लेगा? शरण लेगा। और श्रीरंगपट्टनम के किले के बाहर जो है वो अपने किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान पर लगातार गोलियां चलाई गई, और टीपू सुल्तान ने अंत तक सहायक संधि प्रथा को स्वीकार नहीं किया, और ना ही युद्ध में अपनी पराजय को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान का मानना था कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि एक योद्धा बनकर क्या हो जाओ? मर जाओ, ठीक है। ऐसा किसका कथन है? टीपू सुल्तान का कथन है, ठीक है। तो उसने योद्धा बनकर जो है वो आपके मरना पसंद किया, और वीर गति को क्या हो गया? प्राप्त हुआ। तो टीपू सुल्तान की 1799 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो युद्ध में क्या हो गई? जीत गई। और विजय किसकी हुई? मराठा प्लस निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जीत गए। और अब आप देखेंगे कि अब ये यहाँ से फिर क्या करेंगे? बंटवारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध के पूर्व जो शर्तें तय की गई थी उन सभी शर्तों का उल्लंघन किया, ठीक है। मराठों को क्या बोला था? कि आधा आधा राज्य बट लेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात आई कि आप देखेंगे कि जब बात आई कि क्या करना है, आधा आधा राज्य बटना है, तो मराठों को इन्होंने सिर्फ 2 क्षेत्र दिए। क्या क्षेत्र? एक दिया सुंडा और दूसरा क्षेत्र दिया हारपनलोल, ठीक है। तो सुंडा और हारपनलोनी नामक क्षेत्र, बस दोनों क्षेत्र दिए। तो मराठों ने कहा कि युद्ध के पहले क्या बात किए थे? आधा आधा क्षेत्र देने की बात करी थी, और अब आप हमको जो है वो क्या दे रहे हैं? सुंडा और हारपनालोली बस दे रहे हैं। तो मराठों ने बोल दिया इतना भी मत दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मराठों ने इतना क्षेत्र लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और जब मराठों ने इन क्षेत्र को लेने से इनकार कर दिया, तो सुंडा और हारपनलोनी क्षेत्र जो है इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद के निजाम ने आपस में बांट लिया, ठीक है, क्लियर। तो बाकी के 2 प्लेयर्स जो थे वो कौन थे आपके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद का निजाम। इन्होंने ही क्या बांट लिया? सुंडा और हारपनलोली, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के संपूर्ण प्रांत में विजय के पश्चात कौन कौन से क्षेत्र खुद के पास रखे? तो आप देखेंगे एक क्षेत्र है कनारा, ठीक है, फिर आपका वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुरम, श्रीरंगपट्टनम,
ये सब क्षेत्र अपने खुद के पास रखे, ठीक है, और इन सभी क्षेत्रों का विलय काय में कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हैदराबाद के जो निजाम थे जिन्होंने साथ दिया था, इनको 3 क्षेत्र मिले। पहला क्षेत्र जो है वो है गुंटी, दूसरा चित्तलदुर्ग और तीसरा है गुर्रम कोटा, ठीक है। तो गुंटी, चित्तलदुर्ग और गुर्रम कोटा नामक क्षेत्र किसको दे दिए, हैदराबाद के निजाम को। और ये दो भी तो बटे थे, कौन कौन सा, सुंडा और हारपनोली, ठीक है, क्लियर। तो मराठों ने कोई भी क्षेत्र प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए था, आधा मैसूर चाहिए था। तो यहाँ पर आपने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध के पश्चात युद्ध पूर्व की गई शर्त का भी क्या किया था, उल्लंघन किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे कि अब जो है टीपू सुल्तान के जो बच्चे हैं और टीपू सुल्तान का जो शेष परिवार के सदस्य हैं, उनको वेल्लौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंधक बना लिया और उनको वहीं पर बंदी बनाकर रखा गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पर मैसूर में क्या हुआ युद्ध के बाद, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो आपके इस्लामिक शासक थे या ये जो इस्लामिक योद्धा थे, इनकी सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इनके स्थान पर पुनः वाडियार वंश के शासकों को शासक बनाया गया। तो एक पपेट रूलर जिसका नाम है कृष्णराज थर्ड, इसे पुनः वाडियार वंश के शासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया और वेलिज अली ने इस कृष्णराज थर्ड से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिस शर्त पर युद्ध का तात्कालिक कारण था कि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि प्रथा को स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पर कृष्णराज थर्ड से क्या कराया, सहायक संधि प्रथा को क्या करवाया, स्वीकार कराया। सहायक संधि प्रथा से आप सभी परिचित हैं कि क्या थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब जो है वो कृष्णराज थर्ड को क्या बनाएगा, वो मैसूर का शासक बना दिया और उससे सहायक संधि प्रथा क्या करवा ली, स्वीकृत करवा ली, ठीक है। तो मैसूर पर क्या कर दिया, वाडियार वंश का शासन। ये शासन जो है वो 1799 से 1830-31 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 1830-31 तक। और उसके बाद आप देखेंगे कि आगे कालांतर में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल आएंगे वो मैसूर प्रांत में कुशासन का आरोप लगाएंगे और कुशासन का आरोप लगाकर वाडियार वंश से 1831 में मैसूर का फिर जो छोटा सा क्षेत्र था, उस छोटे से क्षेत्र का भी विलय काय में कर देंगे, अंग्रेजी साम्राज्य में कर देंगे। तो मैसूर का संपूर्णतः विलय कब हो जाएगा, 1831 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और इस प्रकार से आपने देखा कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में आप 4 एंग्लो मैसूर वॉर में पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जो है वो कहां पर आपके स्थापित हो चुका था, इस मैसूर वाले क्षेत्र पर स्थापित हो चुका था, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की क्लासेस में हम आंग्ल पंजाब युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।